Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the ventilation and dead space. इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, क्योंकि अगर आपको डिफ्यूजिंग कैपेसिटी समझना है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन समझना ही पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नेम ही इंडिकेट कर रहा, एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी, एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो इट इज डिफाइंड एज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस, कि जिससे ऑक्सीजन हम देखें और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है स्पेसिफिकली इसका स्ट्रक्चर। वैसे तो इसमें बहुत सी लेयर होती हैं, बट मेनली इट इट फॉर्म बाय 2 लेयर, मेनली 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी रहेंगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है वो एल्वियोलाई में ही होता है। तो ये मान लो ये रही हमारी एल्वियोलाई, ठीक है भैया, समझ में आया। अब क्या होता है, इसमें होती है लाइनिंग किन सेल की, इपीथेलियल सेल की। इसको मैं सीधा बना देता हूं अभी, ठीक, वैसे ऐसे रहती हैं अभी, बस ये समझ लो कि ये हो गई हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, जैसे हमने बताया भाई इपीथेलियल सेल, ये हो गई इसकी इपीथेलियल सेल इस तरीके से। इसी के बाजू में रहेंगी हमारी ब्लड वेसल, ये रही हमारी ब्लड, और इसके बाजू से रहेंगी हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज। और पल्मोनरी कैपिलरीज में जो वॉल होती है दैट इज सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। जितनी भी कैपिलरीज हैं ब्लड वेसल में होती ही हो उनमें एंडोथेलियल सेल। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी एंडोथेलियल सेल। तो किस किस से मिलकर बनी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ इपीथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, या फिर इसी को आप रेस्पिरेटरी यूनिट भी कह सकते हो। मैंने पहले ही बताया था इंट्रो वाले पार्ट में, रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है ना, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला था रेस्पिरेटरी यूनिट, जो कि होता है एल्वियोलाई में। तो इसकी इपीथेलियम और जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी हैं उनकी एंडोथेलियल सेल मिलकर बना देती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसी से पूरा एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, फिर वो हमारे पूरे बॉडी के टिश्यू में, फिर उनसे जो बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2, वो वापस से यहाँ से आ जाएगी एल्वियोलाई में, और हम उसे कर देते हैं एक्सपायर मींस एक्सहेल्ड बॉडी से। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो आप लोग समझ गए होंगे, एक एबिलिटी, एक क्षमता, यूजुअली हिंदी में मीनिंग। और दूसरा वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू द प्रेशर ऑफ लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। कि हाई प्रेशर से जो आपकी गैसेस हैं लोअर प्रेशर वाले रीजन में मूव करती हैं, उसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होगी, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारी गैसेस डिफ्यूज होती हैं, मीन्स इसके आर पार जाएंगी, ज़्यादा वाले से कम में, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर गैस दैट डिफ्यूज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और कितने टाइम में, इन 1 मिनट फॉर प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 1 mm ऑफ Hg। समझो, सिंपल सी बात है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब वही प्रेशर डिफरेंस। अब देखो, समझने के लिए सबसे अच्छे के एग्जांपल लेते हैं सिर्फ समझने के लिए, कि मान लो ये हमारी एल्वियोलाई है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। और यहाँ पर लेके चलो पल्मोनरी कैपिलरी में 9 mm ऑफ Hg, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कितना का ग्रेडियंट आया, एक का ग्रेडियंट, 1 mm ऑफ Hg का ग्रेडियंट आया, 1 mm ऑफ Hg, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम। तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, इस एल्वियोलाई से इस पल्मोनरी कैपिलरी में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और 1 मिनट में, अब यही चीज़ें बोल रहा कि भैया 1 मिनट में जब प्रेशर ग्रेडियंट 1 mm ऑफ Hg का है, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से पास होगा, चाहे वो यहाँ से इस तरफ जाए या यहाँ से इस तरफ जाए, उसी को हमने बोला डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो जो ऑक्सीजन के लिए होती है दैट इज 21 मिलीलीटर पर मिनट पर mm ऑफ Hg। यानी कि हर मिनट में अगर एक का प्रेशर ग्रेडियंट है 1 mm ऑफ Hg का, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगी, कितनी, 21 मिलीलीटर।
अगर ये ग्रेडियंट 2 का हो जाए कि मान लो यहाँ पर 11 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर 9 है, 2 का ग्रेडियंट हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई फिर से कर दो 2 का, तो कितना हो जाएगा 42 मिलीलीटर। तो इस तरीके से ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होता जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, उतना ज़्यादा अमाउंट गैस का डिफ्यूज होगा। इसके बाद आगे देखें तो जो हमारी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये होती है 400 मिलीलीटर पर मिनट पर mm ऑफ Hg, यानी कि हर मिनट में 400 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। कब? जबकि प्रेशर ग्रेडियंट 1 mm ऑफ Hg हो। अगर ये भी 2 mm ऑफ Hg का हो गया तो इसको डबल कर दो, 3 mm ऑफ Hg का हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसे आप बढ़ाते जाओगे इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गैसेस की, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी जो गैसेस की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करेंगे। जो सबसे फर्स्ट फैक्टर रहेगा दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का मतलब समझ लो डिफरेंस, और प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा मीन्स जो गैसेस है, मान लो इस तरीके से ये रही हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एक तरफ प्रेशर ग्रेडियंट मान लो गैसेस का या पार्शल प्रेशर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, यहाँ पर पार्शल प्रेशर गैस का ज़्यादा है और इस तरफ पार्शल प्रेशर गैस का कम है, तो यहाँ से यहाँ जो डिफ्यूज़न है ये तो यही होगा क्योंकि हमने डिफ्यूज़न देख ही लिया। मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शल प्रेशर या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। और हाँ, तो यही हो गया। देखो यहाँ पर मान लो जो हमारा प्रेशर है ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, यहाँ पर लेके चलो कि 100 है, ठीक है, यहाँ पर हम कितना लेके चल रहे हैं कि 90 है। अब डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ होगा? 100 से 90 में, ये तो फिक्स है। लेकिन अभी क्योंकि 100 से 90 है, धीरे धीरे होगा। मान लो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, तो बहुत ज़्यादा होगा। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे, और अच्छे से समझाओ। सबसे अच्छा सबको छोड़ो, यहाँ पर हमने 100 प्रेशर लिया था, इससे अच्छा समझ लो कि हमारे पास 2 टंकी हैं। एक टंकी में कितना है? 100 लीटर हमारे पास वाटर है। इस टंकी से हमने एक ट्यूब कनेक्ट कर दी, एक और टंकी है, इसमें कितना है? 50 है। तो क्या होगा? बहुत जल्दी यहाँ से किस में जाएगा पानी? इस वाली टंकी में, ठीक है। और अगर ये 90 होता तो थोड़ा सा ही जाता और धीरे धीरे जाता। बोलोगे भाई ये और कोई अच्छा एग्जाम्पल? सबसे अच्छे खाना को समझ लो, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा, भूख जितनी ज़्यादा, हम खाना उतना जल्दी खाते हैं। भूख जितनी कम होती जाएगी, धीरे धीरे जो खाने की स्पीड है मीन्स जो डिफ्यूजन है वो कम होता जाएगा। तो जो स्पेसिफिकली हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अगर इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसका रेट उतना ज़्यादा होगा। अगर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कम होगा तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑल्सो डिक्रीज या फिर ऑल्सो लेस। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब किसके साथ सॉल्युबिलिटी गैस की? सिंपल सी बात है, ब्लड, स्पेसिफिकली ब्लड में ही हम देखें तो ट्रांसपोर्ट हो रहा, एक्सचेंज हो रहा है ना, या डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हो रही है जो एक्सचेंज है गैसेस का। तो मेनली एक तो ब्लड हो गया, साथ ही साथ एल्वियोलाई में हमने देखा एक्सचेंज, वहाँ पर प्रेजेंट होगा एल्वियोलर फ्लूइड। ले दे के जो गैस सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं फ्लूइड मीडियम में ही करते हैं। तो जो आपकी गैस है अगर वो ब्लड के साथ बहुत ज़्यादा जो मोलिक्यूल्स हैं मिक्स हो रहे हैं तो क्या होता है? मोलिक्यूल्स, देखो एक फिर से एक अच्छे एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक छन्नी है, हम क्या कर रहे हैं, उस छन्नी से नमक छान रहे हैं। अब नमक आप छानोगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे धीरे छनेगा, रेट कम है। अगर हम उसी नमक को क्या कर दें, वाटर में घोल दें और अब उस पानी को बहा दें, क्योंकि मोलिक्यूल्स घुल गए हैं, वो एकदम जल्दी पानी नीचे बह जाएगा। सेम एस अगर गैस मोलिक्यूल्स बहुत अच्छे सॉल्यूबल हैं, वो फ्लूइड मीडियम के साथ सॉल्यूबल हो रहे हैं तो इजीली इससे डिफ्यूज हो जाएंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर डिफिकल्टी जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज या फिर मोर है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑल्सो मोर, और अगर आपकी सॉल्युबिलिटी लेस है सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑल्सो लेस, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर रहेगा दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब सरफेस एरिया तो समझ ही गए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा डिफ्यूजन।
बोले कि भाई एक और एग्जाम्पल दे दो। अब देखो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबके घर में चाय बनती है और यूजुअली जो हम उस चाय को छानते हैं उसके लिए छोटी छन्नी यूज़ करते हैं, जिसका सरफेस एरिया छोटा तो धीरे धीरे चाय छनती है। वहीं आप किसी होटल में देखोगे जो लोग चाय बनाते हैं ना, टी स्टॉल, उनकी कितनी बड़ी छन्नी होती हो, उससे जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा चाय छनेगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सेम यही चीज़ यहाँ हो रही है। अगर छोटे से सरफेस एरिया से डिफ्यूज़न अगर हो रहा है तो धीरे होगा, मतलब कम होगा। अगर सरफेस एरिया इतना बड़ा हो जाए तो अब जो डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा होगा। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया कम है सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑल्सो लेस। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फैक्टर है दैट इज मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब मोलिक्यूलर वेट, अगर मोलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, सिंपल सी बात है डिफ्यूज़न जो है वो कम ही होगा। बोले कि भैया फिर से समझाने की कोशिश, एक तो इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ फिर से भाई छन्नी वाला एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये हमें इजीली समझ आते हैं। एक छन्नी है, नमक होता है हमारा पतला, नमक को आप तब भी छानोगे छनता जाएगा। भाई शक्कर के दाने थोड़े से मोटे, उसको करोगे तो डिफिकल्टी होगी, वो नहीं छनेगा। तो सेम एस मोलिकुलर वेट है। अगर गैस का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, मोर है, सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लेस, कम होगी, कम चीज़ें छनेंगी। अगर जो गैस का मोलिकुलर वेट है वो कम होता है तो ज़्यादा गैसेस यहाँ पर आपकी छनेगी, है ना। जैसे नमक होता है, नमक कम है तो वो जल्दी जल्दी छनेगा। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो जो हमारा एक और फैक्टर है दैट इज थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस मतलब मोटाई। अब अगर मोटाई ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ कम ही छनेगी या डिफ्यूज़न कम होगा। कैसे, फिर से एक एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, आप एक बाल्टी लेना, पहले दो लोग से बोलना एक कपड़ा पकड़ो। कौन सा कपड़ा, पर्दे का, पहले जो थोड़ा मोटा रहता है। आप पानी डालोगे, छनेगा जरूर, उससे नीचे जाएगा लेकिन भर जाएगा, तुरंत ही नीचे नहीं जाएगा, पानी पूरा कपड़े में भर जाएगा, धीरे धीरे उससे निकलेगा। इसके जगह एक और एग्जाम्पल लेना, एक पतला कपड़ा लेना, साड़ी ले लेना, मम्मी की मत लेना, पिटाई पड़ेगी, कोई पुरानी उरानी हो ऐसे कपड़ा रहता ना, उसको लेना। अब पानी डालना, अब आप देखना पानी जल्दी जल्दी नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल खुद करके देख लेना, क्योंकि वो पतला है तो रिस्क है। मम्मी की साड़ी लोगे तो है ना, फिर थप्पड़ अप्पड़ पड़ सकते, कोई और कपड़ा लेना पतला सा जो साड़ी जैसे हो। तो क्या होता है, वही चीज़ है। अगर थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूँ, इसकी थिकनेस ज़्यादा करता हूँ, गैसेस धीरे धीरे डिफ्यूज़ होंगी क्योंकि बहुत सारी लेयर को पार करना है। और अगर मैं थिकनेस कम कर दूँ ऐसे पतली तो सीधे एक गैस आई, ये आर पार निकल गई। तो क्या होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर थिकनेस ज़्यादा होती है डिफ्यूज़न कम होगा, अगर थिकनेस कम है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो ये थी हमारी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, साथ ही साथ इसके फैक्टर जो इसे अफेक्ट करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या हमें सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो कैसे अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से बाहर आ रही है, कैसे इनका एक्सचेंज हो रहा, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।